तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे सीबीसी रिपोर्ट से बीमारी और इलाज का पता कैसे लगाएं, कैसे जानें कि उस पेशेंट को जिसकी अपन सीबीसी रिपोर्ट देख रही हैं उस रिपोर्ट से पता लगाएंगे कि उसको क्या बीमारी हो रही है और क्या उसको ट्रीटमेंट दिया जाना चाहिए। जो सबसे ज़रूरी चीज़ आजकल जो होती है, जब भी किसी को फीवर होता है ना, बुखार जब होता है तो सीबीसी रिपोर्ट सबसे पहले कराते हैं, जिससे अपने को एक आइडिया मिल जाता है कि उसको क्या प्रॉब्लम हो रखी है पेशेंट को और क्या उसको ट्रीटमेंट देना है, ताकि पेशेंट को एक बार में ही ठीक किया जा सके। इस वीडियो को देखने के बाद में चाहे कोई नॉर्मल पर्सन हो तो घर बैठे आसानी से आप कोई भी हो सीबीसी रिपोर्ट देख करके और किसी भी पेशेंट के बीमारी का पता लगाया जा सकता है। बहुत ही आसान से हिंदी भाषा में अपन समझेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले चलते हैं कि अपन देखते हैं सीबीसी रिपोर्ट का विस्तार, स्टेप बाय स्टेप पूरी डिटेल हर एक पॉइंट के बारे में अपन यहाँ पे बात करने वाले हैं। सीबीसी में जो पॉइंट्स होते हैं ना, आप देखेंगे कि ये वीडियो बहुत ही शानदार होने वाली है। थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन कंप्लीट रिपोर्ट समझने के लिए ये वीडियो देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले अपन बात करते हैं इसके अंदर किसके बारे में, डब्ल्यूबीसी जो सबसे पहले जो आता है, डब्ल्यूबीसी यानी कि वाइट ब्लड सेल्स, श्वेत रक्त कोशिकाएं या सफ़ेद रक्त कण जिनको बोलते हैं। डब्ल्यूबीसी क्या करती हैं, ये शरीर की इम्यूनिटी के लिए होती हैं जो कि संक्रमण से लड़ते हैं। जैसे भी अपनी बॉडी के अंदर कोई भी इन्फेक्शन फैलता है ना, कोई भी बैक्टीरिया अगर एंटर करता है, कोई भी वायरस अगर एंटर करता है तो ये उससे लड़ने का काम करती है, उसको ख़त्म करने का काम करती हैं। इनकी अगर मैं नॉर्मल रेंज की बात करूँ तो 4000 से लेकर के और 11000 सेल्स पर क्यूबिक ऑफ mm ब्लड में ये पाई जाती हैं। तो ये इनकी नॉर्मल रेंज होती है जो कि अपने को सीबीसी रिपोर्ट में दी होती है। उसके बाद में अगर इनकी मात्रा में कमी आ गई है, जिसको अपन ल्यूकोपेनिया बोलते हैं, यानी कि डब्ल्यूबीसी का कम होना, उसके पीछे क्या कारण है? वायरल बुखार जिसके अंदर डेंगू हो सकता है, टाइफाइड हो सकता है। बोन मैरो की कमजोरी, मतलब जहाँ ब्लड बनता है, बोन मैरो के अंदर ब्लड बनता है, तो अगर वहाँ पे कमजोरी हो रही है तो मतलब जो डब्ल्यूबीसी हो रही है वो बन नहीं रही है। इम्यून सिस्टम, अगर आपकी बॉडी कमज़ोर हो गया, इम्यून सिस्टम आपका कमज़ोर हो गया है, तो वहाँ पे कोई भी इन्फेक्शन जो आप एंटर कर रहा है वो आपकी डब्ल्यूबीसी को ख़त्म कर रहा है। दवाइयों का साइड इफेक्ट हो सकता है जो कि बहुत कम चांसेस होते हैं। इसके लक्षण में बात करूँ तो बार बार इन्फेक्शन होता है पेशेंट को। अगर ये डब्ल्यूबीसी कम हो जाएंगी, ठीक है, तो पेशेंट को बार बार इन्फेक्शन होगा, क्योंकि लड़ने के लिए इन्फेक्शन से लड़ने के लिए है ही नहीं, तो फिर इन्फेक्शन बार बार होगा। कमजोरी आएगी, सीधी सी बात है। पेशेंट को जैसे भी कोई भी इन्फेक्शन बॉडी में फैलता है तो सबसे पहले जो सिम्टम है वो आता है बुखार। तो वो बुखार आएगा, पूरी बॉडी के अंदर उसको पेन होने लगेगा जब कमजोरी आ जाएगी ऐसी सिचुएशन में। उसके बाद में अपन बात करते हैं कि इसका इलाज कैसे किया जाता है। तो इन्फेक्शन के अनुसार उसका इलाज किया जाता है। जैसे डेंगू है तो डेंगू का ट्रीटमेंट किया जाएगा, टाइफॉइड है तो टाइफॉइड का ट्रीटमेंट किया जाता है। अगर कम होती है तो अपन ये पता देखते हैं कि उसमें डेंगू या टाइफाइड हो सकता है, वहाँ पे इम्यून बूस्टर सप्लीमेंट्स दे जाते हैं। जहाँ डेंगू और टाइफाइड की अपन बात करें तो वहाँ पे मल्टीविटामिन्स जो होती हैं वो जरूर पेशेंट को दी जाती हैं, और खाना पचाने वाली चीज़ें भी दी जाती हैं। गंभीर मामलों में जहाँ बहुत ज़्यादा अगर वो कम हो गई है तो उसके अंदर हॉस्पिटल में उनको एडमिट किया जाता है। तो ये अपन से एक बेसिक आइडिया अपन पता लगाया जा सकता है कि जब भी किसी की डब्ल्यूबीसी कम होती हैं तो ये कारण, ये लक्षण और ये इलाज उनका अपन देख सकते हैं। उसके बाद में सेकंड नंबर पे आता है डब्ल्यूबीसी का बढ़ना। जो भी अपन कभी भी फीवर होता है, सबसे ज़्यादा जो रिपोर्ट देखने को मिलती है अपने को, डब्ल्यूबीसी ज़्यादा हो गई है। जब भी कोई इन्फेक्शन होता है तो सीधी सी बात है डब्ल्यूबीसी बढ़ जाती हैं। जैसे कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो उसके अंदर ज़्यादा चांसेस होते हैं किसके, डब्ल्यूबीसी के बढ़ने के। या वायरल संक्रमण, जैसे कोई वायरस अभी एंटर किया है तो उसके शुरुआती स्टेज में क्या होता है, डब्ल्यूबीसी बढ़ जाती हैं। सूजन या इन्फ्लेमेशन, कहीं पर भी आपको बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन आ गया है, सूजन आ गया है, तो मतलब कि इन्फेक्शन का वहाँ पर डर है, इन्फेक्शन हो रहा है तो वहाँ पे हो सकता है। ल्यूकेमिया यानी कि ब्लड का कैंसर, तो ब्लड के कैंसर में भी क्या होती है, डब्ल्यूबीसी की जो संख्या होती है वो बढ़ जाती है, नॉर्मल से 11000 से ऊपर चली जाती है। लक्षण में अपन देखेंगे वही, अगर कोई भी जैसे इन्फेक्शन हुआ है तो सीधी सी बात है बुखार आएगा, बदन दर्द होगा, सूजन और थकान देखने को मिलती है। अगर बैक्टीरियल संक्रमण हुआ है, बैक्टीरियल का इन्फेक्शन हुआ है, तो यहाँ ऐसे सिचुएशन में जो भी डब्ल्यूबीसी बढ़ जाती है तो वहाँ पे अपन एंटीबायोटिक्स का यूज़ करते हैं, जिसमें अपन अमोक्सिसिलिन देख सकते हैं, एजिथ्रोमाइसिन वगैरह देख सकते हैं, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा प्रचलित है। और सेफलोस्पिरिन ग्रुप की जो ड्रग होती है, सेफ्ट्राइएक्सोन, सेफेक्सिम वगैरह, इन सब का यूज़ करते हैं। उसके बाद में इन्फ्लेमेशन का इलाज किया जाता है। कैंसर अगर है किसी को तो वहाँ पर स्पेशल ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, जो कि कैंसर हॉस्पिटल में एक स्पेशल डॉक्टर को दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। उसके बाद में अपन बात करते हैं डब्ल्यूबीसी का ही पार्ट है न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स को अपन क्या कहते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन से लड़ने वाले मुख्य कण होते हैं। मतलब न्यूट्रोफिल्स जो होते हैं ना, वो बैक्टीरिया जब भी अपनी बॉडी के अंदर कोई बैक्टीरिया एंटर करता है तो उससे लड़ता है, उसको खत्म करने का काम करता है। नॉर्मल रेंज देखेंगे तो डब्ल्यूबीसी का 40 से 75% इसके अंदर होता है। अगर ये कम हो जाए, अगर इसकी संख्या कम हो जाए तो अपने को क्या होगा कि वायरल इन्फेक्शन जब होगा तो ये क्या हो जाती है, कम हो जाती है। कोई भी वायरल इन्फेक्शन हुआ है, बोन मैरो फेलियर हुआ है, जब मैंने बताया कि बनेंगी नहीं तो ऑब्वियसली वहाँ पे कम होना ही है। ब्लड अगर
की डिजीज़ अगर कोई हो गई है तो उस केस में ऐसा होता है। संक्रमण इसके अंदर बहुत जल्दी फैल जाता है, अगर कम हो गई है तो कोई भी बैक्टीरिया आसानी से अपनी बॉडी के अंदर अटैक कर सकता है, इम्यून सिस्टम को वो फिर कमज़ोर कर देगा। उसके बाद में इलाज में अपन देखेंगे तो वायरल के अंदर उसको आराम करने की ज़रूरत होती है, सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं, बोन मैरो की जांच करवाई जाती है, अगर ज़्यादा समस्या है तो उसको फिर हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। अगर न्यूट्रोफिल्स को अपन देखें तो अगर उसकी संख्या कम हो गई है ऐसी सिचुएशन में, उसके बाद में अगर अपन देखते हैं कि न्यूट्रोफिल्स की संख्या अगर बढ़ गई है तो बढ़ने के क्या क्या कारण हैं। बैक्टीरियल इन्फेक्शन में न्यूट्रोफिल्स मतलब कि बढ़ सकती हैं। चोट या जलन, आपने कहीं पे जल गए हो, चोट लग गई है तो वहाँ पे इन्फेक्शन फैलने का बहुत ज़्यादा डर है, जिसमें आपने सबसे पहले आपकी न्यूट्रोफिल्स क्या होती है, इंक्रीज़ हो जाती है, बढ़ जाती हैं। सूजन आपके अंदर उसके अंदर आ सकती है, चोट या जलन जहाँ पे वहाँ पे सूजन हो सकती है। लक्षण में सीधी सी बात है, जब भी किसी को चोट लगती है ना, अपन देखते हैं कि जब उसको ज़्यादा पेन होता है ना, उसको फीवर आ जाता है, तो मतलब कि उसकी न्यूट्रोफिल्स क्या हो गई हैं, बढ़ चुकी हैं, जिसकी वजह से उसको तेज़ बुखार आया है, सूजन देखने को मिलता है, बहुत ज़्यादा दर्द अपने को देखने को मिलता है। इलाज में अपन बात करते हैं तो जैसे भी ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पे कहीं पे चोट लगी है तो आप देखते हो उसको घाव को सुखाने के लिए एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं, तो उसमें ज़्यादातर अमोक्सिसिलिन बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है, CV 625 की जो टैबलेट आती है वो। सूजन को कम करने की दवाइयाँ भी उसके अंदर दी जाती हैं, जैसे अपन नसेट्स कैटेगरी की जो ड्रग होती हैं, कई बार उसके अंदर स्टेरॉइड्स वगैरह भी दे दी जाती हैं। तो ये न्यूट्रोफिल्स की अगर संख्या बढ़ी हुई है तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पेशेंट को ये वाली प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बाद में अपन देखते हैं लिम्फोसाइट्स जो WBC का सबसे मेन पार्ट होता है, क्योंकि ये वायरल इन्फेक्शन और इम्यून सिस्टम को मजबूत करने का काम करते हैं। ये क्या काम करते हैं, जैसे भी अपनी बॉडी में कोई बैक्टीरिया वायरल अंदर आता है तो उसके खिलाफ में क्या करती है, एंटीबॉडीज़ बनाती है जो उसको ख़त्म करती हैं। तो अगर इसकी नॉर्मल रेंज की बात करूँ तो 20 से 40% ये होती है। अगर इसकी संख्या कम हो जाती है, मतलब कि संख्या कम कब होती है, जब इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है, या कोई क्रोनिक डिजीज़ हो गई जैसे HIV वगैरह हो गया, बोन मैरो की बीमारी हो गई, तो मतलब कि सीवियर मतलब आपका इम्यून सिस्टम पे अगर कोई अटैक हुआ है तो उस केस में ये लिम्फोसाइट्स जो होती हैं ये कम हो जाती हैं। लक्षण बार बार बीमार पड़ना, अब इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो गया तो कोई भी इन्फेक्शन होगा आसानी से फैल जाता है। कोई भी अगर आप खाना भी खाएंगे तो पचने में भी दिक्कत आएगी, ये तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाएंगे आप। इम्यूनिटी बढ़ाने वाली दवाइयाँ वहाँ पे दी जाती हैं। गंभीर मामलों में टेस्ट करवाए जाते हैं या फिर उसको जो इम्यूनिटी के लिए सप्लीमेंट्स जो होते हैं वो दिए जाते हैं। और अगर कोई इन्फेक्शन होता है तो वहाँ पे फिर एंटीबॉडीज़ के इंजेक्शन उनको दिए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे उसका जो है इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो चुका है तो एंटीबॉडीज़ के इंजेक्शन भी उसको दिए जाते हैं। तो यहाँ पे लिम्फोसाइट्स अगर कम हो रही हैं तो अपन इसका पता लगा सकते हैं कि पेशेंट को ये प्रॉब्लम है। उसके बाद में अपन देखते हैं 4th नंबर पे लिम्फोसाइट्स के बढ़ने पर, अगर वो लिम्फोसाइट्स ज़्यादा हो रही हैं तो मतलब वहाँ पे वायरल इन्फेक्शन हुआ है या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है। टाइफाइड के केस के अंदर भी ऐसा हो सकता है, डेंगू या मलेरिया के अंदर ऐसा होता है। TB कोई लंबी समय से कोई बीमारी हो, जैसे TB हुई या फिर क्रोनिक इन्फेक्शन वगैरह कोई हो सकता है, रेस्पिरेशन सिस्टम से रिलेटेड कोई बीमारी हो सकती है। तो वहाँ पे अपन लक्षण में देखेंगे बुखार आता है पेशेंट को, शरीर में दर्द रहता है, थकावट देखने को मिलती है। इलाज की अपन बात करें तो वायरल में सपोर्टिव केयर दिया जाता है। उसके बाद में अपन सपोर्टिव केयर मतलब उसको जो इम्यून सिस्टम को मजबूत करे वहाँ पे वो ड्रग्स दी जाती हैं। टाइफाइड में एंटीबायोटिक्स वगैरह दी जाती हैं। TB के अंदर एंटी-TB की दवाइयाँ चलती हैं, जिसमें रिफेम्पिसिन, आइसोनियाजिड्स, ये सारी टैबलेट्स उसके अंदर दी जाती हैं। तो ये हो गए लिम्फोसाइट्स कम या ज़्यादा होने पर कैसे पेशेंट को क्या हो सकता है वो पता लगाया जाता है। इस रिपोर्ट से अपने को पता लगता है कि वायरल या क्रोनिक बीमारी की जानकारी मिलती है। ध्यान रखना है कि वायरल में जो भी होता है इनके जो WBCs होती है वो सामान्यतः इंक्रीज़ होती हैं, कोई भी इन्फेक्शन होता है तो उस केस में लंबे समय तक अगर बढ़ी रहे तो वहाँ पर जाँच ज़्यादा कराने की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद में अपन बात करते हैं मोनोसाइट्स, जो कि WBC का ही पार्ट है। मोनोसाइट शरीर में बैकअप की तरह काम करती हैं, मतलब कि जो कोई क्रोनिक डिजीज़ होती है ना उससे लड़ने का काम करती हैं। मोनोसाइट्स का भी वही काम होता है कि जो इन्फेक्शन होता है, बैक्टीरिया जो इंसर्ट हुए हैं उनको लड़ने का काम ये करती हैं। नॉर्मल रेंज 2 से 10%। अगर इनकी संख्या कब बढ़ती है, बढ़ने का कारण होता है जब किसी को TB हो, ब्रुसेलोसिस हो या फिर कोई वायरल इन्फेक्शन हुआ है जो कि मतलब कि लंबे समय से है, तो उसमें मोनोसाइट्स की संख्या बढ़ जाती है और इसके अंदर लंबा समय तक बुखार चलता है। और लंबे समय तक बुखार चलता है या मोनोसाइट्स में कोई TB या ब्रुसेलोसिस जैसे इन्फेक्शन हुआ है तो वहाँ पे सीधी सी बात है, लंबे समय तक बुखार में थकान होगी, आपका वजन कम हो जाता है। तो इसमें TB का इलाज किया जाता है, पुराने संक्रमण का मतलब कि टेस्ट करके उसका पहचान करके उसकी इलाज की जाती है। उसके बाद में अपन बात करते हैं ईओसिनोफिल्स से भाई सब लोग आजकल ज़्यादा बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, रात को बहुत ज़्यादा परेशान करती है। मतलब कि किसी के भी बॉडी में अगर एलर्जी हुई है, परजीवी संक्रमण हुआ है, कोई स्किन एलर्जी हुई है, आपको जुकाम वगैरह जो एलर्जी जो होती है, नज़ला वगैरह जिसको बोलते हैं, उसमें अगर आप देखेंगे तो टेस्ट के अंदर आपको ईओसिनोफिल्स इंक्रीज़ हुई मिलती हैं, ईओसिनोफिल बड़ी हुई मिलती है किसी भी एलर्जी में, जिसमें स्किन की एलर्जी हो सकती है, अस्थमा हो सकता है, परजीवी का जो संक्रमण जो होता है ना वो आपके अंदर हो सकता है, जैसे जुकाम वगैरह जो लग जाती है ना, ज़्यादा जो एलर्जी वाली जुकाम होती है वो। इसके अंदर सांस फूलना, स्किन पर खुजली चलना, बहुत ज़्यादा रशेज होना, पेट के अंदर कीड़े पड़ जाना, ये
भी इसके अंदर भी ईओसिनोफिल्स जो क्या होती हैं बढ़ जाती हैं। इसके अंदर एंटी हिस्टामिनिक ड्रग दी जाती हैं जो कि एंटी एलर्जिक ड्रग जो होती हैं। अस्थमा के अंदर उसको इनहेलर वगैरह दिया जाता है, एंटी अस्थमेटिक ड्रग्स दी जाती हैं। और पेट में अगर कीड़े होते हैं तो डिवॉर्मिंग दवा दी जाती है जिसके अंदर एल्बेंडाजोल, मेबेंडाजोल, ये सारी ड्रग्स जो होती हैं वो पेशेंट को दी जाती हैं। तो ईओसिनोफिल्स में अगर बढ़ गई हैं तो उसको इस तरीके से ये कारण और इस तरीके से ट्रीट उसको किया जाता है। उसके बाद में अपन बात करते हैं बेसोफिल्स। बेसोफिल्स शरीर में एक केमिकल छोड़ते हैं जो एलर्जी सूजन के अंदर काम आते हैं। जो मतलब कि जो एलर्जी अगर किसी को हुई है, सूजन अगर कोई आई है या जैसे खुजली में अपन बार बार खुजलाते थे वहाँ पे सूजन आ गया, कोई स्वेलिंग वगैरह हुई है, तो वहाँ पे एक केमिकल बेसोफिल्स जो होती हैं वो छोड़ते हैं जो उसको ट्रीट करने के काम आता है। अगर इनकी संख्या बढ़ गई है तो मतलब बहुत ही रेयर टाइप की एलर्जी हो सकती है। ब्लड का कोई भी मतलब डिसऑर्डर हो सकता है, ब्लड के अंदर कोई बीमारी हो सकती है। गंभीर एलर्जी मतलब कि जो रेयर होती है ना, जो भी कोई रेयर डिजीज़ होती है वो बहुत ज़्यादा गंभीर होती है। स्किन के अंदर बहुत ज़्यादा रैशेज जैसे सोराइसिस वगैरह सारी समस्याएं होती है, ये सब हो सकती हैं। सांस में जैसे लंबे समय तक COPD वगैरह जो होती है ये प्रॉब्लम हो सकती है। इसमें अंदर अपने को स्पेशलिस्ट से जाँच करवानी पड़ती है। अगर किसी को COPD है या सोराइसिस है तो वहाँ पर स्पेशलिस्ट से ट्रीटमेंट लिया जाता है और एलर्जी को कंट्रोल करने वाली दवाइयाँ चलाई जाती हैं। उसके बाद में अपन बात करते हैं 7 नंबर पे RBC, जो कि सबसे मेन पार्ट होता है ब्लड का। सेकंड नंबर पे जो आता है WBC के बाद में RBC, रेड ब्लड सेल्स, मतलब कि लाल रक्त कोशिकाएं या लाल रक्त कण जिनको बोलते हैं। RBCs का काम क्या होता है कि शरीर के अंदर ऑक्सीजन पहुंचाते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं लंग्स से और पूरी बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हर एक सेल के अंदर। इसकी नॉर्मल रेंज की बात करूँ तो जो मेल्स जो होते हैं, पुरुषों के अंदर 4.7 से लेकर 6.1 मिलियन पर माइक्रोलीटर ये होता है। और महिलाओं के अंदर इसकी रेंज जो होती है थोड़ी कम होती है, 4.2 से लेकर के 5.4 मिलियन ये होती है। ये कम होने पर मतलब कम कब होती हैं, जब किसी को एनीमिया हुआ है, मतलब RBC अगर कम हो गई है तो मतलब उसको एनीमिया हो गया है, आयरन की या फिर विटामिन B12 की कमी हो गई है। ब्लीडिंग, अगर किसी को ज़्यादा ब्लीडिंग हो गई है तो वहाँ पे भी RBCs की संख्या क्या हो जाती है, कम हो जाती है। लक्षण में देखेंगे तो अगर किसी को RBC कमजोरी है तो वहाँ पे सीधी सी बात है कि थकान आएगी, सांस फूल सकता है, उसको कमजोरी आएगी। इसके अंदर सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं, मतलब कि एनीमिया है तो उसको आयरन वगैरह दिया जाता है, B12 है तो B12 कमी दी जाती है, कई बार इंजेक्शन दिए जाते हैं। और ज़्यादा अगर समस्या है या फिर ब्लड उसका ब्लीडिंग ज़्यादा हो गई है तो वहाँ पर फिर ब्लड भी चढ़ाना पड़ता है। जैसे यहाँ पर RBC अगर ज़्यादा कम हो जाती है वहाँ पर पेशेंट को खून चढ़ाया जाता है। उसके बाद में अपन देखते हैं कि RBCs की संख्या अगर बढ़ गई है, RBCs की संख्या अगर ज़्यादा हो गई है तो मतलब बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन हो गया, जिसको अपन पॉलीसाइथेमिया बोलते हैं। RBCs की संख्या को बढ़ जाने को पॉलीसाइथेमिया हुआ है, डिहाइड्रेशन हुआ है। इसके अंदर पेशेंट को सिर दर्द होता है और RBCs अगर ज़्यादा हो जाती है तो ब्लड क्लोटिंग का खतरा बहुत ज़्यादा रहता है। इसके अंदर हाइड्रेशन मतलब पेशेंट को बार बार पानी पीना की ज़रूरत पड़ती है और कई बार उसको फ्लूइड्स भी दिए जाते हैं और ज़रूरत पड़ने पर ब्लड को निकाला जाता है ताकि ब्लड क्लोटिंग के खतरे से बचा जा सके। उसके बाद में अपन बात करते हैं 8 नंबर पे हीमोग्लोबिन, जो कि RBCs का ही पार्ट है और ये सबसे मेन पार्ट होता है। हीमोग्लोबिन की जांच जो होती है बहुत ज़्यादा करवाई जाती है जब से खून से कोई समस्या होती है, जब भी पेशेंट को कोई कमजोरी वाली समस्या होती है ऐसी सिचुएशन में, क्योंकि RBCs के अंदर हीमोग्लोबिन ही वो प्रोटीन होती है जो कि ऑक्सीजन को लेके जाती है। नॉर्मल रेंज की बात करें तो 13 से लेकर 17 ग्राम पर DL, और महिलाओं के अंदर अपन देखें तो यहाँ पे 12 से 15 ग्राम पर डेसीलीटर ब्लड के अंदर ये पाई जाती है। मतलब कि महिलाओं के अंदर थोड़ी सी कम होती है, पुरुषों के अंदर थोड़ी सी ज़्यादा होती है। इसलिए आप देखेंगे कि महिलाओं के अंदर ताकत कम होती है थोड़ी, पुरुषों के अंदर क्या होती है ताकत थोड़ी ज़्यादा होती है। वो उसमें टेस्टोस्टेरोन का भी लेवल मतलब कि रोल होता है, लेकिन यहाँ पे आयरन का जो हीमोग्लोबिन जो होता है उसका भी थोड़ा रोल होता है कम होने पर। मतलब कि कम कब होती है, जब आयरन की कमी हो जाए, विटामिन B12 की कमी हो जाए, ब्लीडिंग हो जाए। सेम RBC वाला ही फंडा इसमें होता है। इसमें थकावट आएगी, सांस फूलने वाली समस्या हो सकती है। इसके अंदर भी आयरन, विटामिन B12 और ब्लड ट्रांसफ्यूजन मतलब ब्लड चढ़ाया जाता है पेशेंट को। आप देखते होंगे कई बार जो प्रेगनेंसी में अगर किसी को हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है ना, आयरन सुक्रोज का इंजेक्शन लगाया जाता है, उसको हमेशा फोलिक एसिड और आयरन की टैबलेट चलती हैं पूरे 9 के 9 महीने। तो आप देखते होंगे ये सारी चीज़ें कि हीमोग्लोबिन कम होने पर ये सारी चीज़ें की जाती हैं। तो हीमोग्लोबिन से अपन पता लगा सकते हैं कि पेशेंट को ब्लड के अंदर प्रॉब्लम है और उस हिसाब से उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। उसके बाद में अपन देखते हैं कि अगर हीमोग्लोबिन की संख्या बढ़ गई है, ज़्यादा हो गई है, तो वही सीधा RBC डिहाइड्रेशन, रक्त की अधिकता वाला रोग जो पॉलीसाइथेमिया, हीमोग्लोबिन ज़्यादा हो गया है, जिसके अंदर आपको फ्लूइड देना पड़ता है, ब्लड को निकालना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे ब्लड क्लोटिंग का जो होता है वहाँ पे खतरा रहता है। ये हो गए टोटल 8। उसके बाद में अपन पॉइंट 9 की बात करते हैं, हीमेटोक्रिट, PCV, पैक्ड सेल वॉल्यूम। ये भाई बहुत ज़्यादा परेशान, जब भी किसी को फीवर होता है तो वहाँ पे हीमेटोक्रिट का बहुत ज़्यादा रोल होता है। पैक्ड सेल वॉल्यूम मतलब कि ये बताता है कि खून के अंदर सेल्स जो होती हैं वो कितनी परसेंटेज हैं, RBC जो सेल्स हैं वो कितनी ब्लड के अंदर प्रेजेंट हैं। नॉर्मल रेंज की अगर अपन बात करेंगे तो 40 से लेकर के 50% तक ये होती हैं। मतलब कि अगर महिलाओं में बात करें तो ये थोड़ी कम होती है, मतलब कि वो सीधा सा जो मैंने बताया ना, आयरन की कमी उनके अंदर थोड़ा कम पाया जाता है। बच्चों के अंदर अगर अपन लेवल देखें तो इसका 35 से लेकर के 45% ये पाया जाता है। टोटल
सेल्स का। अब उसके बाद में अपन बात करते हैं बढ़ने पर। अगर हीमेटोक्रीट बढ़ रहा है तो कब बढ़ता है? डिहाइड्रेशन अगर किसी के अंदर हो गया है, पानी की कमी हो गई है, कोई ज़्यादा स्मोकिंग करता है तो उसमें भी हीमेटोक्रीट बढ़ जाता है। ज़्यादा ऊंचाई पर जहाँ पे लोग रहते हैं तो वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ऑक्सीजन की कमी अगर होगी तो वहाँ पे फिर जो क्या होता है कि हीमेटोक्रीट क्या होता है, बढ़ जाता है, सेल वॉल्यूम वहाँ पे बढ़ जाती है। पॉलीसाइथेमिया की अगर कंडीशन है तो वहाँ पे भी ऐसी देखने को मिल सकता है। लक्षण की अगर अपन बात करते हैं तो सिर दर्द आएगा, चक्कर आ सकते हैं पेशेंट को, थकावट रहती है, ब्लड क्लोटिंग का खतरा इसके अंदर रहता है, क्योंकि अगर आरबीसीज या बढ़ गई है तो वहाँ पे ब्लड क्लोटिंग का खतरा रहता ही है उसमें। थकावट रहता है, सिर दर्द, चक्कर, यहाँ पे कई बार मतलब कि वो फीवर आता है तो भी ये कंडीशन हो जाती है। उसके बाद में अपन देखते हैं इलाज। ज़्यादा से ज़्यादा पानी उसको पेशेंट को दिया जाता है ताकि जो उसकी जो परसेंटेज जो बढ़ी हुई है ना, खून उसका जो गाढ़ा हो रखा है वो पतला रहे। ब्लड डिजीज़ के अंदर डॉक्टर या विशेषज्ञ द्वारा जो होता है उसका इलाज करवाया जाता है। अगर ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो वहाँ पे ब्लड को निकालना पड़ता है। वो सेम जो वही हीमोग्लोबिन और आरबीसी वाला खेल इसके अंदर होता है, लेकिन यहाँ पे पैक्ड सेल वॉल्यूम आरबीसी का परसेंटेज को अपन यहाँ पे देखते हैं। तो हीमेटोक्रीट जो कि काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम होती है इसको पहचानने में, उसमें आप अच्छे से देख सकते हैं कि अगर ज़्यादा हुई है तो पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है। अपन अब बात करते हैं हीमेटोक्रीट का कम होना, कि कब हीमेटोक्रीट कम होता है। तो सीधी सी बात है कि अगर आरबीसी बढ़ रही थी तो वहाँ पे क्या होता था पेशेंट को कि मतलब कि आरबीसी बढ़ने पे हीमेटोक्रीट की संख्या, मतलब हीमेटोक्रीट ज़्यादा है मतलब आरबीसी की संख्या बढ़ रही है, कम हो रहा है तो मतलब आरबीसी की संख्या कम है, तो वहाँ पे एनीमिया, ब्लड से रिलेटेड खून की कमी होगी, आयरन की कमी होगी। लगातार अगर ब्लीडिंग हो रही है तो वो किडनी या फिर लीवर की अगर कोई बीमारी है तो उस वजह से। बोन मैरो में कमजोरी, जहाँ पे अपन आरबीसी बनी कम रहे हैं। गर्भावस्था आप देख सकते हो, प्रेगनेंसी के अंदर क्या होता है हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, वहाँ पे हीमेटोक्रीट जो होता है पीसीवी कम हो सकता है। लक्षण में अपन देखेंगे तो थकावट, सांस फूलना, चक्कर आना, कमजोरी, दिल की धड़कन तेज होना, तो ये सारे लक्षण देखने को मिलते हैं जब भी किसी में खून की जो कमी हो जाती है। एक तरीके से अपन देखें तो ब्लड की अगर कमी हो जाती है तो वहाँ पर ये सारी समस्याएं देखने को मिलती हैं। तो अगर खून की कमी होती है तो खून के सप्लीमेंट जो होते हैं, आयरन, फॉलिक एसिड, विटामिन B12 है, ये सारे सप्लीमेंट पेशेंट को दिए जाते हैं अगर नॉर्मल के मतलब थोड़ी बहुत कमी आई है तो। अगर खून बहुत कम है तो वहाँ पे ब्लड का ट्रांसफ्यूजन किया जाता है। आयरन सुक्रोज वगैरह जो होते हैं इनका इंजेक्शन भी दिया जाता है। और अगर कोई मूल बीमारी है मतलब किडनी या लीवर से रिलेटेड कोई डिजीज़ है तो पहले उसको ट्रीट किया जाता है, तब जाके हीमेटोक्रीट जो होता है उसका नॉर्मल लेवल के अंदर आ जाता है। तो ये दोनों चीज़ें आप देख सकते हैं। हीमेटोक्रीट अगर ज़्यादा हो जाता है या फिर कम हो जाता है तो उसको कैसे पहचानते हैं। अब हीमेटोक्रीट से क्या पता लगता है? हीमेटोक्रीट अगर कम है तो शरीर में ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता घट गई है, मतलब कि हीमोग्लोबिन्स कम हो गई है, आरबीसीज कम हो गई है। हीमेटोक्रीट ज़्यादा है तो मतलब खून गाढ़ा हो गया, हार्ट पर प्रेशर बढ़ सकता है, तो ठीक है, तो इससे हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। ब्लड इसके अंदर गाढ़ा हो जाता है जहाँ पे क्लोटिंग बनने का खतरा रहता है। उसके बाद में अपन बात करते हैं MCV, मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम, मतलब आरबीसी का औसत साइज क्या है, मतलब कि इसका जो साइज़ होता है एवरेज साइज़ क्या होता है। नॉर्मल रेंज की अगर मैं बात करूँ तो 80 to 100 FL। अब यहाँ पे आप सभी के लिए एक क्वेश्चन है कि जो FL जो होता है उसकी जो फुल फॉर्म जो होती है आप हमें कमेंट में बताएंगे। अगर कम हो गई है तो उसको माइक्रोसाइटिक एनीमिया बोलते हैं। माइक्रो का ही मतलब होता है कम होना, तो उसके अंदर अगर आयरन की कमी हो गई है तो वहाँ पे फिर माइक्रोसाइटिक एनीमिया उसको हो जाता है और आयरन का सप्लीमेंट उसमें दिया जाता है। अगर ज़्यादा हो गई है मतलब कि साइज़ अगर बढ़ गई है तो उसको मैक्रोसाइटिक एनीमिया बोलते हैं। मैक्रो का मतलब होता है बड़ा, तो मैक्रोसाइटिक एनीमिया अगर हो गया तो वहाँ पे विटामिन जो B12 है, फोलिक एसिड की कमी होती है, और अगर ये होता है तो उसके अंदर फिर ये सारे सप्लीमेंट विटामिन B12 और फोलिक एसिड उसको दिया जाता है। तो इस प्रकार से MCV का अपन देख सकते हैं। उसके बाद में आता है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स के साथ में यहाँ पे MCH भी जो होता है ना, MCH भी हो हीमोग्लोबिन के लेवल को ही बताता है। उसके अंदर भी यहाँ पे आयरन और विटामिन B12 और इन सब की जो कमी हो जाती है ना, उसी प्रकार से सप्लीमेंट दिए जाते हैं। MCV MCH दोनों से एक दूसरे से रिलेटेड ही होते हैं। उसके बाद में अपन बात करते हैं प्लेटलेट काउंट्स की, जो कि सबसे ज़्यादा अभी देखना बीमारी आने वाली है। जो डेंगू जब आएगा तो वहाँ पे प्लेटलेट सबके डाउन हो जाते हैं और उसमें ये बहुत ज़्यादा समस्या आती है पेशेंट को, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी और काफ़ी मतलब कि सीवियर बीमारी किसी किसी को हो जाती है। नॉर्मल रेंज की बात करूँ तो 1.5 लाख से 4.5 लाख आजकल हर एक पर्सन को पता है कि भाई प्लेटलेट्स बॉडी में कितनी होनी चाहिए। 1.5 लाख से लेकर के 4.5 लाख, मतलब उसको ये तो पता रहता है कि 1.5 लाख तो होनी चाहिए कम से कम। उसको हाई का भले पता हो या ना हो, लेकिन कम का सबको पता है कि 1.5 लाख कम से कम होनी चाहिए। प्लेटलेट्स अगर कम है तो सबसे ज़्यादा जो नॉर्मल देखा जाता है डेंगू बुखार, कोई वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, फ्लू, चिकनगुनिया, उसके अंदर भी प्लेटलेट डाउन हो जाती हैं। मलेरिया के अंदर भी कई बार क्या होता है प्लेटलेट्स की कमी आ जाती है। बोन मैरो अगर डिप्रेस हो गया है तो अस्थि मज्जा कमज़ोर हो गया तो ब्लड कम बन रहा है तो मतलब प्लेटलेट्स काउंट कम होंगे। ऑटोइम्यून डिजीज़ अगर कोई हो गई है जिसमें अपने जो प्लेटलेट्स के ऊपर अटैक हो रहा है तो वहाँ पर प्लेटलेट्स कम हो जाएंगी। जैसे अगर आपने कोई खून पतला करने वाली दवाइयाँ ले ली है, एस्पिरिन वगैरह अगर आप ज़्यादा ले रहे हैं तो वहाँ पर भी प्लेटलेट काउंट
कम हो जाता है ब्लड कैंसर की केसेस में भी जो प्लेटलेट्स काउंट जो होते हैं कम हो जाते हैं। तो ये सारे रीजंस अपने को देखने को मिलते हैं। लक्षण अगर अपन देखेंगे तो शरीर पर नीले या बैंगनी धब्बे देखने को मिल सकते हैं, जो कि बहुत ही रेयर कंडीशन में देखने को मिलता है। अगर बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है तो वहाँ पे जो नाक जो होते हैं, मसूड़े जो होते हैं, इन सबसे ब्लड आना स्टार्ट हो सकता है। और जब भी किसी को चोट लग जाए, अगर प्लेटलेट बहुत ज़्यादा कम है तो चोट लगने पर जो क्या होता है, ब्लड आसानी से रुकता नहीं है, थक्का नहीं बनता है। और अगर ज़्यादा कमी है तो वहाँ पे आपको जो यूरिन वगैरह जो होता है उसके अंदर ब्लड आ सकता है। और जो फीमेल्स जो होती हैं उनके अंदर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है, मासिक धर्म जो होता है, वो अगर लंबे समय तक चल रहा है तो ब्लड लॉस हो जाता है, जिसके अंदर भी प्लेटलेट्स काउंट्स में कमी आ सकती है। गंभीर स्थिति में दिमाग या आंतरिक अंगों में खून बहना, अगर बहुत ज़्यादा सीवियर प्रॉब्लम हो जाती है ना, तो ब्रेन के अंदर भी क्या होता है, हिमरेज की कंडीशन आ सकती है। तो प्लेटलेट काउंट इतना ज़्यादा मतलब कि अगर कमी हो गई तो बहुत ज़्यादा खतरनाक ये होता है। उसके बाद में अपन बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की, कि अगर जो कम हो जाता है ना तो उसमें जो क्या होता है, हल्की कमी, अगर 1 लाख से ऊपर है तो सिर्फ आराम और निगरानी उसमें रखी जाती है। थोड़ा वो सप्लीमेंट उसको दिया जाता है कि उसमें MVI वगैरह, और उसको ज़्यादा ज़्यादा फ्लूइड दिया जाता है। अगर 50,000 से नीचे अगर आ जाती है तो वहाँ पे डॉक्टर की निगरानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, जिसके अंदर भी पेशेंट को क्या होता है कि इंजेक्शंस वगैरह, फ्लूइड सुबह शाम फ्लूइड दिए जाते हैं, उसमें MVI वगैरह, ये सारे जो ब्लड से रिलेटेड जो इंजेक्शंस जो होते हैं वो उसमें दिए जाते हैं। और साथ में पेशेंट को मतलब कि अगर फीवर आ रहा है तो उसके साथ में PCM वगैरह ये सब दी जाती है उसको, नारियल पानी, कीवी फ्रूट्स, ये सब उसको दिए जाते हैं। उसकी इम्यूनिटी पे ज़्यादातर ध्यान दिया जाता है। और अगर 20,000 से ज़्यादा नीचे आ सकती है, मतलब कि वो बहुत ज़्यादा गंभीर स्थिति बन गई है, जिसके अंदर प्लेटलेट्स को ट्रांसफ्यूजन करना पड़ता है, पेशेंट को प्लेटलेट्स चढ़ानी पड़ती हैं। तो डेंगू या वायरल में शरीर को आराम या तरल पदार्थ मतलब फ्लूइड उसमें ज़्यादा से ज़्यादा दिया जाता है। जब भी डेंगू हो जाता है तो पेशेंट को बिल्कुल आराम करने के लिए बोला जाता है, और उसको लिक्विड ज़्यादा से ज़्यादा लेने के लिए बोला जाता है, और बहुत ही कम मतलब कि हल्का खाना उसको खिलाया जाता है। और अगर किसी को ऑटो इम्यून डिजीज़ हो गई है, स्टेरॉइड या तो ऑटो इम्यून ITP में स्टेरॉइड या इम्यूनोथेरेपी, तो वहाँ पे इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए इम्यूनिटी बूस्टर्स वगैरह दिए जाते हैं, तो उसको अपन इम्यूनोथेरेपी दे सकते हैं। बोन मैरो डिप्रेशन के अंदर बोन मैरो अगर डिप्रेस हो गया है, वहाँ पे ब्लड नहीं बन रहा है, तो उसके बोन मैरो के अंदर टेस्ट किया जाता है और फिर उसको स्पेशलाइज ट्रीटमेंट उसका किया जाता है। तो प्लेटलेट्स काउंट के अंदर अपन देख सकते हैं कि इसको क्या कारण है, क्या उसके लक्षण है और क्या इलाज उसके अंदर दिया जाता है जब डेंगू हो जाता है उस केस में। उसके बाद में अपन बात करते हैं कि प्लेटलेट्स अगर ज़्यादा हो गई हैं तो भी ज़्यादा समस्या है। इन्फेक्शन या सूजन होगा तो कई बार क्या होती है, इनकी संख्या बढ़ जाती है। सर्जरी के बाद अपन देख सकते हैं आयरन की कमी होने पर प्लेटलेट्स ज़्यादा हो सकती हैं। पॉलीसाइथेमिया जो अपन देख सकते हैं, पॉलीसाइथेमिया जो ब्लड की जो डिजीज़ होती है, उसमें कुछ कैंसर्स वगैरह ब्लड से रिलेटेड, उसके अंदर भी ये सारी समस्याएं हो जाती हैं। अब यहाँ पे अगर प्लेटलेट ज़्यादा अगर हो गई हैं तो खून गाढ़ा हो जाता है, जिसके अंदर ब्लड क्लॉट बनने का खतरा रहता है। उससे पेशेंट को सिर दर्द, चक्कर आना, सांस लेने में दिक्कत, हाथ पैरों में सूनापन पेशेंट को देखने को मिल सकता है, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, खून उसका गाढ़ा हो गया तो हाथ पैरों में सूनापन देखने को मिलता है। इलाज की अगर अपन बात करें तो इन्फेक्शन या सूजन जो होता है ना, उसको कम करने के लिए ट्रीटमेंट दिया जाता है। जो कारण है ना उसका इलाज किया जाता है। ज़रूरत हो तो ब्लड पतला करने की जो टैबलेट्स जो होती हैं, एंटी प्लेटलेट ड्रग जो होती हैं, वो दी जाती हैं कई बार, जो कि सबसे ज़्यादा फेमस है कि एस्प्रिन उसको दी जाती है। उसके बाद में गंभीर स्थिति में प्लेटलेट कम करने की थेरेपी को यूज़ किया जाता है। ये जो प्लेटलेट इंक्रीज़ होने की समस्या होती है ना, बहुत कम देखने को मिलती है। प्लेटलेट डाउन होने की समस्या बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, जो डेंगू में आम बात है। उसके बाद में अपन देखते हैं इसके निष्कर्ष के बारे में कि अब इससे क्या निष्कर्ष निकलता है। CBC रिपोर्ट से बीमारी और इलाज अपन ने पता लगाया, उसके बारे में काफ़ी अच्छे से डिटेल में अपन ने देखा है। CBC से खून की स्थिति का अपने को पता लगाया जा सकता है कि क्या उसके अंदर प्रॉब्लम है, ब्लड के अंदर क्या प्रॉब्लम हो रखी है, RBCs के अंदर, WBCs के अंदर, प्लेटलेट्स के अंदर क्या समस्या है, कोई संक्रमण है, एलर्जी है, एनीमिया है। प्लेटलेट की स्थिति का पता लगाया जाता है, कम है या ज़्यादा है, जो नॉर्मली अपने को कम देखने को मिलती है। तो उससे अपने को पता लगता है कि जैसे अपने को कोई भी ब्लड की स्थिति का पता लग जाता है ना, तो अपने को पता लगता है कि अब पेशेंट को क्या ट्रीटमेंट देना है, पेशेंट को मेनली समस्या क्या है। अगर फीवर आ रहा है तो वो किस वजह से आ रहा है, इन्फेक्शन हो रहा है, पेशेंट को दर्द हो रहा है, चक्कर आ रहा है, उल्टी आ रहा है, वो उसके अंदर क्या समस्या है, क्या पेशेंट को डेंगू की वजह से आ रहा है या फिर एनीमिया की वजह से आ रहा है, खून की कमी की वजह से आ रहा है, तो वो मेनली रीजन को पता लगाने के लिए CBC टेस्ट करवाया जाता है। तो उम्मीद है कि जो आज भी अपन ने बात करी है CBC रिपोर्ट के हिसाब से उसको किस तरीके से उसको देखा जाता है और उसके कम या ज़्यादा होने पर उसको कैसे पता लगाया जाता है कि पेशेंट को क्या बीमारी है और क्या ट्रीटमेंट उसको दिया जाता है। ये एक मतलब कि बेसिक नॉलेज आप सभी के लिए थी, जिसको कोई भी पेशेंट या फिर कोई भी आम इंसान जो होता है वो CBC को देख करके पता लगा सकता है कि इसको क्या प्रॉब्लम है, ब्लड के अंदर क्या समस्या है, उस हिसाब से उसको ट्रीट किया जाता है। वीडियो थोड़ी बड़ी हो गई क्योंकि कंप्लीट
कंप्लीटली इसको समझाने के लिए, इसके अंदर बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, उसको समझाने के लिए थोड़ा वीडियो लंबा होना ज़रूरी था। 2 पार्ट में मैंने बनाया नहीं। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आप वीडियो में यहाँ तक आ गए तो कृपया करके एक कमेंट और एक लाइक आप दीजिए। सब्सक्राइब अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो तो कीजिए, वरना कोई ज़रूरत नहीं है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करो, कमेंट करो। तब ठीक है, स्वस्थ रहें और मस्त आनंद से रहें। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।